स्टूडेंट्स, आज सभी को देखें हुए प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। पहला नंबर प्रॉपर्टी है कि यदि सारणी की पंक्तियां मतलब रो एक स्तंभ या कॉलम को आपस में बदल दिया जाए, मतलब इंटरचेंज किया जाए, ठीक है, तो सारणी का मान वही रहता है। मतलब वही रहने का मतलब जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा और उसको चेंज करने से जो वैल्यू आएगा वो समान रहेगा। मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या रहेगा? समान, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा उसके मान के प्रभाव पे। इंटरचेंज करने से, परिवर्तन करने से, बात समझ रहे हो? चलिए, जैसे कहने का मतलब है ए का ट्रांसपोज बराबर ए आने से, यही ना परिवर्तन होता था जी। मतलब डिटरमिनेंट ए बराबर डिटरमिनेंट ए हो जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स में पढ़े थे ए का ट्रांसपोज बराबर। अब यहाँ देखो तो एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल पे क्या है, मैंने यहाँ पे 2 4 3 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल ले लिया, तो इसको मैं परिवर्तित कर दिया। देखो तो परिवर्तन का मतलब है रो को कॉलम में बदलना। देखो 2 4 3 है रो में, तो 2 4 3 मैंने कॉलम में बदल दिया। उसी प्रकार से सारे को बदल दिया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 9 आ गया। आप इसको डिटरमिनेंट ए बराबर ए का ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। बात समझ गए? तो आप इस बात को याद रखिएगा, पहला प्रॉपर्टी है ये कि अगर कोई सारणिक है तो उसका डिटरमिनेंट को, सारणिक को अगर इंटरचेंज करेंगे, मान को परिवर्तित करेंगे, तो उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। जो ऊपर वाला जो वैल्यू होगा वही होगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्या है कि यदि सारणिक की 2 रो या कॉलम को परिवर्तन किया जाए तो डिटरमिनेंट का चिन्ह मतलब साइन बदल जाता है, ठीक है। बात समझ रहे हो? कोई 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज किया जाए, मतलब परिवर्तन किया जाए, ठीक है। तो उसका वैल्यू मान लेते हैं। देखो तो 2 4 3 1 2 3 का वैल्यू 9 आया था अभी कुछ देर पहले ही। इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। तो मैं यहाँ देखो R1 को R2 में बदल देता हूँ, अब R2 को R1 में। जैसे 1 2 3 2 4 3 और मैंने 4 5 6 रहने दिया, इक्वल टू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इसका वैल्यू -9 आ जाएगा। क्या होगा? -9 हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ गए? चलो अब हम और एग्जांपल इसी से रिलेटेड चलते हैं, और भी कोई चेंज करके देखते हैं। मान लो, ठीक है, पहला जैसे समझ गए उसी तरह से अगला भी समझेंगे। मैंने कॉलम को भी चेंज करने के लिए कोशिश करते हैं। देखो 3 3 6 मैंने आगे लिख दिया, C1 में लिख दिया। मैंने 2 1 4 इसको थर्ड में लिख दिया, और 4 2 5 अपने स्थान पर रहा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? तो अगर उसका वैल्यू 9 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -9। यहाँ तक तो क्लियर होगा छोटू? चलो और चलते हैं। अब मान लो हमारा जो -9 आया है यही मेरा एक मैट्रिक्स है, ठीक है, या डिटरमिनेंट है। अब इसका हम इंटरचेंज करते हैं। क्या करते हैं? इंटरचेंज। मान लो कि 6 5 4 मैंने ऊपर भेज दिया R1 में, ठीक है, और मैं 3 4 2 को मैंने R3 में लिख दिया, 3 2 1 को रहने दिया। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -9 है ना, तो वैल्यू अभी क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, समझ गए बात को? चलिए, तो इस डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है कि अगर आप 2 रो या 2 कॉलम को परिवर्तित करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो उसका डिटरमिनेंट का साइन जो होगा सिर्फ चेंज होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, यदि डिटरमिनेंट का कोई 2 रो या 2 कॉलम समान हो या इक्वल हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है छोटू? 0 होता है। बात समझ रहे हो? चलो वही चीज़ को लिख दिए। यदि डिटरमिनेंट का कोई 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, तुम एग्जाम्पल मेरा ले लिए 2 4 2 4, ठीक है, कोई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 3 भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 2 3 2 3 2 3, ठीक है, 5 6 और मैंने 1 ले लिया। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी? तो इसका वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। क्या होगा? बोलो, देख लो यहाँ पे C1 और C2 क्या है? आपस में इक्वल है कि नहीं? मेरा C1 और C2 क्या है? इक्वल है। 2 3 2 3, अगर हम इंटरचेंज भी कर लिए, 2 2 2 लिख दिए, अभी भी बताओ C1 C2 बराबर हो गया, ठीक है। तो अगर आपको इस प्रकार से मिले तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल चलते हैं। चलिए एग्जाम्पल नेक्स्ट लेते हैं। मैंने ले लिया ए, ठीक है, मैं ले लिया ए, है ना, सी और मैं C D या कुछ और ले लेते हैं, E ले लिया बराबर। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा? देखो तो R1 R2 आपस में बराबर है, तो इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। समझ गए यहाँ तक?
चलिए और अगला चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो मैं ले लिया 2 4 6, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 4 6 5 3 1 ले लिया। इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि R1 और R2 क्या है आपस में यहाँ पे बराबर है कि नहीं। हाँ चलिए बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं छोटू, कोई इशू नहीं है। चलो अगला चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल मैंने इस तरह का ले रहा हूँ, जैसे मैंने 5 ले लिए, कॉलम में लिख रहा हूँ 5 - 3 2 ले लिए, ठीक है। उसके बाद 4 2 यहाँ ले लिए 8, कोई दिक्कत नहीं, और ले लिए 5, ठीक है। क्या ले रहे हैं 5 ले लिए, -3 और 2 ले लिए। अब देखो तो यहाँ पे इसका भी डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि यहाँ C1 और C3 आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, मतलब C1 C3 को हमने इंटरचेंज कर दिया, परिवर्तन कर दिया है, बात समझ रहे हो। तो कोई 2 रो या 2 कॉलम को आपको समान होना चाहिए, परिवर्तन नहीं किया मैंने, समान है ना, इक्वल होगा तो 0 हो जाएगा। चलो देखो जी, चौथे नंबर प्रॉपर्टी पे देखते हैं। यदि एक सारणिक का कोई 2 रो या 2 कॉलम, ठीक है, का अनुपात मतलब उसका रेशियो, बात समझ रहे हो, समान हो, इक्वल होगा, तो उसका भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, देखो 2 4 6 ले लिए, ठीक है। मैं यहाँ 4 8 12 1 3 2 ले लिए या 0 ले लिए, कोई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो आपको यहाँ डिसाइड करना होगा, यहाँ पे हमें इस तरह का डिटरमिनेंट ले लिए, एक तरह से डिटरमिनेंट है थर्ड ऑर्डर का। अब इसमें देखो कि आपका समानुपाती है कि नहीं। देखो तो हम लोग R1 यहाँ देखते हैं, R1 और ये R2 है, तो इसका अनुपात देखिए तो 2/4, बोलो। यहाँ देखो तो 4/8 बराबर 6/12, बोलो। सभी का अनुपात कितना है, देखो तो 1/2, 2 2 4 4 8 6। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 रो का अनुपात जो है इक्वल है, समान है ना, समान। इसमें भी इसका भी समान है। तो अगर 2 रो रहे या 2 कॉलम रहे, अगर उसका अनुपात अगर बराबर होता है, इक्वल आ रहा है, तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू भी क्या होता है 0। आप इसको खोल करके देख लीजिए थर्ड ऑर्डर का, इसका डिटरमिनेंट कितना मिलेगा, वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट कर लोगे इसको। सबसे पहले देखो तो प्रॉपर्टी क्या है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहे या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहे, ठीक है। मतलब आप समझते हो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाला भाग 0 रहेंगे, है ना, लोअर वाला में नीचे रहेंगे 0, बात समझ रहे हो। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के अगर नीचे 0 रहेगा तो उसको बोलेंगे अपर, और अगर डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर रहेगा 0 0 0 तो उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल दोनों को लेते हैं, समझिएगा बात को। जैसे मैंने यहाँ पे एगो एलिमेंट ले लिए, 2 3 4 ऐसे ले लिए, कुछ भी 5 3 2, यहाँ ले लिए 0 यहाँ 0 यहाँ 0। देखो तो डायगोनल एलिमेंट है, ये वाला डायगोनल एलिमेंट होता है, उसके ऊपर वाला क्या है 0 0 0 है। डायगोनल एलिमेंट्स उसके ऊपर वाला क्या है 0, है ना। तो इसको कौन मैट्रिक्स बोलोगे, अपर की लोअर, हाँ इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लोअर। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं हम, है ना, नीचे वाला लेते हैं 0 0। देखो यहाँ पे 4 3 5, यहाँ मैंने 0 ले लिया है, 3 2 0 0, यहाँ 1 ले लिए, कोई दिक्कत है यहाँ से, समझो। यहाँ डिटरमिनेंट में ले लेते हैं, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स होता है, मतलब विकर्ण अवयव होता है कि नहीं। विकर्ण अवयव के नीचे नीचे वाला 0 है सर, अवयव क्या है 0 0, तो इसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसी चीज में लिखा है, प्रॉपर्टी क्या है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहे या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहे, क्या करोगे, उसका मान डायगोनल एलिमेंट्स को गुना कर लेंगे, खाली क्या कर लेंगे, गुना। तो देखो तो इसका मान निकालना रहेगा तो खोले लेंगे नहीं, सिर्फ 2 गुना 3 गुना 4 से गुना कर लेंगे। बताओ 3 दूनी 6 चौक 24, इसका पूरे डिटरमिनेंट का मान 24 आ गया। इसका भी वही करेंगे, यहाँ 4 गुना 3 गुना 1 बराबर 4 12 में 1 से गुना करेंगे, क्या होगा 12, ठीक है। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया। एग्जाम्पल नोट कर लोगे।